कक्षा 8 के विद्यार्थियों, हम विषय विज्ञान में अध्याय 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण पढ़ रहे हैं। हमने देखा कि वातावरण में, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिससे उत्सर्जित ऊष्मीय पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का परग्रहण कर लेती है कार्बन डाइऑक्साइड। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि से जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। अब आगे देखते हैं। मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण वनोन्मूलन है। मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन है। कैसे? देखिए, किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है ना। भौतिक गुणों और वृक्षारोपण और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। कक्षा 7 का स्मरण कीजिए कि वृक्ष किसी प्रकार मृदा अपरदन को रोकते हैं। किसको रोकते हैं? मृदा अपरदन को रोकते हैं। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है। मतलब मृदा की ऊपर की जो परत होती है वो धुलती जा रही है। मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती है। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी होती है तथा इसकी उर्वरता की भी अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। हमने क्या पढ़ा था कक्षा 7 में? हमने ये पढ़ा था कि इस तरह से पेड़ खड़े होते हैं, ठीक है, यहाँ से बहुत सारे पेड़। तो बारिश जब गिरती है तो कहाँ पर गिरती है? पेड़ पर पहले गिरती है और फिर धीरे धीरे वो शाखाओं के बीच से होती आई हुई पृथ्वी पर गिरती है। तो उससे क्या होता है? पानी धीरे से पृथ्वी की सतह से टकराता है और फिर धीरे से चला जाता है। लेकिन अगर बात करें कि अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो क्या होता है? डायरेक्ट पृथ्वी पर जोर से जो उसकी ताकत होती है उससे पानी गिरता है और वो भूमि से टकराता है। जैसे ही टकराता है उसके ऊपर का जो लेयर होता है, परत होती है, उसमें मृदा अपरदन होता है। मतलब वो चली जाती है, पानी के साथ धुल जाती है और नीचे से बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं ना ज़मीन के नीचे, वो निकल आते हैं। तो अपेक्षाकृत उसमें ह्यूमस की कमी हो जाती है। मतलब उसमें भेज नहीं रहती। उसकी उर्वरता में भी अपेक्षाकृत कमी हो जाती है, क्योंकि ऊपर वाली परत जो होती है जिसमें क्षेंद्रीय पदार्थ मिले हुए होते हैं, खाद मिली हुई होती है, वो भी चली जाती है। तो धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है और इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। आपको अगर पूछा जाए मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा। वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःस्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। किस तरह से पड़ता है? तो वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता जो होती है वो घट जाती है तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःस्रवण। क्यों? क्योंकि जैसे ही बारिश गिरेगी वो धड़ाधड़ से निकल जाएगी। वैसे तो वो पेड़ पौधों के पत्तों में और पेड़ पौधों के खांचों बंधे रहते हैं, वहाँ पर भरी पड़ी रहती हैं। लेकिन अगर पेड़ पौधे ही नहीं हुए तो कितनी भी बारिश आएगी वो फौरन वहाँ से बहकर निकल जाएगी। तो अंतःस्रवण दर में घटाव आएगा ना। अंतःस्रवण दर याद है? कक्षा 7 में हमने पढ़ा था कि पानी नीचे जाता है और भूमंडल में के नीचे भूमंडल नहीं, भूमि में नीचे वो संग्रहित होता है दो खड़कों के बीच में, भूजल जिसको हम बोलते हैं। तो अंतःस्रवण दर पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। वनोन्मूलन होगा तो उससे जल धारण क्षमता भी घटेगी, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। क्यों? पानी जल्दी से धड़ 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 बह जाएगा तो सारा पानी इकट्ठा होगा और बाढ़ लाएगा। वो बाढ़ का परिणाम बनेगा ना। मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व, गठन इत्यादि भी वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। हमने कक्षा 7 में पढ़ा था
कि वनों से हमें अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं। कौन कौन से आपको याद है? जैसे औषधि है, फल है, मध है, लकड़ी भी मिलती है। यदि हम वृक्षों की निरंतर कटाई करते रहें तो क्या हमें इन उत्पादों की कमी का सामना करना पड़ेगा? हाँ। और सबसे बड़ी बात, हमें मिलता है ऑक्सीजन, जो हमारे जीने के लिए ज़रूरी है। वनोन्मूलन से वन्य प्राणी जीवन भी प्रभावित होता है। कैसे? तो अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो खाएंगे क्या? तो उनकी भी घट जाएगी संख्या। इन कारणों की सूची बनाकर अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। हम आगे देखते हैं वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। अभी तक हम वन के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम वन्य प्राणियों के बारे में पढ़ेंगे। वनोन्मूलन के प्रभाव जानने के पश्चात पहेली एवं बूझो चिंतित थे। वे प्रोफेसर अहमद के पास गए तथा उन्होंने पूछा कि वन एवं वन्य प्राणियों को किस प्रकार बचाया जा सकता है। तो ये हमें भी लागू पड़ता है, तो हम भी देखते हैं कि वन एवं वन्य प्राणियों को किस प्रकार बचाया जा सकता है। प्रोफेसर अहमद ने पहेली बूझो एवं अनेक सहपाठियों के लिए जैव मंडल संरक्षित करने के भ्रमण का आयोजन किया। जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का आयोजन किया। इसके लिए उन्होंने पचमढ़ी जैव मंडलीय संरक्षित नामक क्षेत्र को चुना। मतलब वो सब घूमने जा रहे हैं पंचमढ़ी जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र जो है वहाँ पर। वे जानते हैं कि इस क्षेत्र के पौधे एवं जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं एवं निचले पश्चिमी घाट के समान हैं। जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं एवं निचले पश्चिमी घाट के समान हैं। प्रोफेसर अहमद का विश्वास है कि इस क्षेत्र की जैव विविधता अनूठी है। उन्होंने वन कर्मचारी श्री माधव जी से जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र में बच्चों का मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। क्या बताया? कि जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। ये जो प्राणी होते हैं, वन्य जीव, वन्य वनस्पति जो बहुत लुप्त होने के कगार पर है, वो हमारे देश की एक राष्ट्रीय संपत्ति है और हम सबको मिलकर उसका संरक्षण करना चाहिए। ये आपको पता है? जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जिससे सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन के योग्य है। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां। तो आपको पता है जैव विविधता का अर्थ क्या है? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजाति। अनेक पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध है। माधव जी ने बच्चों को समझाया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों एवं समाज के प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियां भी वनों एवं वन्य जंतुओं की सुरक्षा हेतु कार्यरत है। सरकारी एजेंसी भी है जो वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु कार्यरत है, जैसे हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फिर कुछ लोग भी हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जो उन पर अध्ययन करते हैं, वो लोग भी हैं। तो हमें सबका प्रयास चाहिए, हमारा भी, हम भी उसमें योगदान दे सकते हैं। अगर हमें पता है कि हमारे आसपास कुछ गलत काम हो रहा है, कोई प्राणियों की दाण चोरी कर रहा है, तो हमें पुलिस को इसकी जानकारी देनी चाहिए। कभी कभी गांव में जाती हूँ तो मैं भी देखती हूँ कि गांव के जो बच्चे होते हैं जो स्कूल नहीं जाते, वो लोग पूरी दोपहर तालाब के किनारे पर रहते हैं और वो पंछियों को मारते हैं। लेकिन ये गलत है, किसी को उन्हें समझाना चाहिए। हमने भी समझाया था उन्हें कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने आगे वाले पाठ में, हमने कक्षा 7 में पढ़ा था कि बाहर से दूर दूर से प्रवासी पंछी आते हैं और वो हमारे पूरे देश में जहाँ जहाँ पर बड़े बड़े तालाब हैं ना, वहाँ पर रहते हैं और फिर वापस से चले जाते हैं। तो ऐसे आए हुए प्रवासी पंछियों को हमें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, है ना। तो सरकार उसकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम, विधियाँ एवं नीतियाँ बनाती है।
सभी प्राणियों के लिए उनके संरक्षण हेतु नियम बनाए गए हैं, विधियां बनाई गई हैं, नीतियां बनाई गई हैं। हम किसी भी प्राणी को ऐसे नहीं मार सकते। मुझे याद है एक ज़माना था, जब हम छोटे थे तो छोटी-छोटी टोकरियों में रख कर बड़े-बड़े साँपों को रखा जाता था अंदर, और उन्हें पूरी ज़िंदगी उसी में, वो मदारी जो होता था वो घूमता रहता था उसको लेकर। लेकिन साँप जो होता है वो कुदरत का जीव है, उसे उस तरह से हम कैद नहीं रख सकते। उसके दाँत भी निकाल लिए जाते थे तो वो शिकार भी नहीं कर पाता था। अगर वो उसको छोड़ भी दिया तो वो फिर ज़िंदा नहीं रह पाता, क्योंकि उसके पास ज़हर ही नहीं था। तो मतलब वो कितनी वो तड़प-तड़प कर मर जाता था, मतलब एक छोटी-सी टोकरी में। फिर भालू जो होते हैं उसको नाक में रिंग लगाकर उसको नचवाया जाता था। मदारी वो जो छोटा-सा बंदर होता है उसको नचवाया जाता था। और साँप तो कई प्रकार के होते थे। शिवरात्रि पर एक बार मैं निकली थी, आज भी मुझे याद है, एक बड़े से रास्ते पर भगवान के दर्शन करने पूरे पूरे रास्ते पर सबने सपेरे ने अजगर से लेकर, साँप से लेकर, चाकरण से लेकर हर तरफ के साँप थे। लेकिन भगवान की दया है कि एक हमारी सरकार बदली और उन्हें, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी लेकिन फिर भी ले रही हूँ। उनका नाम मेनका गांधी था और उन्होंने एक नियम बनाया कि कोई भी अपने अब प्राणी को रख नहीं पाएगा, और सारे प्राणियों को आज़ाद करवा दिया गया। आज हम नहीं देखते हैं मदारी की टोकरी में साँप, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ। प्राणियों के लिए हर जीव को जीने का हक है। कोई भी इंसान किसी प्राणी को पालतू बनाकर, जंगली प्राणी को खासकर पालतू बनाकर उन्हें परेशान नहीं कर सकता, और मुझे इस बात पर गर्व है। सरकार उसकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम, विधियां और नीतियां बनाती है। वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडलीय संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधों और जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पर हमारे गुजरात में भी है। मैं गई थी अगले साल वांसदा, वघई, डांग, ये पूरा हमारा संरक्षित एरिया है, जहाँ पर साग जो होते हैं ना, आप हमेशा पढ़ते हो साग साल, वो वाले साग जो होते हैं ना, उनका ये वहाँ पर अभयारण्य है। और पूरा एक क्या गई थी, बॉटनी गार्डन, तरह तरह के पेड़ देखने को मिलते हैं, इतने अच्छे कि आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। एक बार ज़रूर जाइएगा वहाँ पर, हमारे गुजरात में ही है और आसान है जाने का। कभी जाओ तो ज़रूर देखिए ना, अच्छा है, अच्छा लगेगा जंगल देखकर। वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधे और जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र है। तो अगर हम देखते हैं वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए, जिन्हें वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार इन क्षेत्रों में निषिद्ध है। मतलब जो वन्य अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो होते हैं, वहाँ पर वृक्षारोपण करने की मनाही है, कृषि उत्पाद करने की मनाही है, मतलब खेती काम करना मनाही है। चारागाह मतलब कि जो वो प्राणी होते हैं ना हमारे पालतू गाय भैंसे, उनको चराने की इजाज़त नहीं है। वृक्षों की कटाई की इजाज़त नहीं है। शिकार करने की इजाज़त नहीं है। प्राणी की खाल प्राप्त करने हेतु शिकार करना तो बिल्कुल इजाज़त नहीं है, यहाँ पर निषिद्ध है। मतलब यहाँ पर प्राणी आराम से घूम फिर सकते हैं। वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित है, मतलब यहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता। राष्ट्रीय उद्यान जो होता है, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र, जहाँ वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकता है, वो कहीं भी घूम फिर सकता है। वन्य जंतु प्राणी होता है वो, उसके लिए कहीं आने जाने पर पाबंदी नहीं होती। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है, तो वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित
क्षेत्र है, मतलब जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र यहाँ पर जो आदिवासी होते हैं वो रह सकते हैं और जंतु संसाधन भी रह सकता है। मतलब वन्य जीवन, पौधों एवं जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र में आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र, मतलब कि यहाँ पर सभी प्राणी जो है, जीवन, पौधे जो है, मतलब पेड़ों की कटाई की मनाही है, लेकिन यहाँ पर पारंपरिक ढंग से आदिवासी जो है वो वहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन वो नुकसान नहीं कर सकते। ठीक है, अगला हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।